विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। देखा जाए आज हम लोग अभी रेलवे ने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया है एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में, एनटीपीसी एग्जाम के बारे में और ग्रुप डी इन दोनों के डेटों को क्लियर कर दिया है रेलवे ने। तो यहाँ पर देखा जाए कि एग्जाम कब होने वाले हैं। हम लोग का एग्जाम डेट एनटीपीसी मेंस के लिए, एनटीपीसी मेंस के लिए एग्जाम डेट का अनाउंस किया गया है 14 फरवरी 2022 से और ग्रुप डी का अनाउंस किया गया है 23 फरवरी 2022 से। यहाँ पर ये 4 दिन एग्जाम चलने वाले हैं। ये 14 फरवरी से 18 फरवरी तक इसका एग्जाम चलेगा। तो अगर मैं आज से काउंट करूं तो हमारे पास केवल 53 दिन ही है। ये 53 दिन है जो हम लोग चाहे तो अपने किस्मत को बदल सकते हैं। और यहाँ पर ग्रुप डी भाई वाले, जो लोग भी ग्रुप डी वाले हैं, उनकी बात करें तो उनका एग्जाम 23 फरवरी से शुरू होने वाला है और उनके पास आज से एकदम 62 दिन है। आज से 62 दिन। अगर इन समयों का हम सही में सदुपयोग कर लेते हैं तो हमारा किस्मत बदल जाएगा। हम लोग जिसके लिए दिन रात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग सपना देखे हैं कि भाई हमारी भी नौकरी हो जाएगी तो समाज में हमारा मान मर्यादा बढ़ जाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, तो इस चीज को पूरा करने का मौका आ गया है, समय आ गया है। रेलवे जो है एनटीपीसी में 35,277 पोस्ट था, जिसमें ग्रेजुएट और 10+2 वाले दोनों के पोस्ट थे और इसमें 1,03,000 के आसपास पोस्ट थी। आपको इतने पोस्टों से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है। लेकिन उसके लिए अब सही समय आ गया है कि जितना जान लगाना है, जितना एकदम मेहनत करना है, सही दिशा में अब पढ़ना है, वो आज ही समय है। आज से आपका एक एक दिन बहुत कीमती होने वाला है। तो इस कीमती समय का आप सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर मैं सिलेबस की बात करें कि एनटीपीसी का क्या सिलेबस, दोनों के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। अगर एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पर मेंस के सिलेबस में मैथ 35 नंबर के पूछे जाएंगे और रीजनिंग जो पूछे जाएंगे 35 नंबर का, जीके जीएस और करंट ये दोनों मिला करके 50 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस समय मैथ और रीजनिंग की महत्वपूर्णता ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें करंट की बात करें तो 10 नंबर करंट जोड़ेंगे तो 40 नंबर ही आप लोग को उधर जीएस पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, और अगर मैं बात करूं इस ग्रुप डी की, इनके सिलेबस के बारे में, तो मैथ यहाँ पर कम कर दिया गया है 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, रीजनिंग जो किया गया है वह 30 नंबर का किया गया है। साइंस 25 नंबर का, साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। और करेंट 10 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल करेंट बहुत ज्यादा क्रेज है, 10, 20, 10, 12 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा जितने बच गए, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके जो भी टर्म बच गए वो सभी के सभी इस 10 नंबर में आ जाएंगे। तो हमें नंबर कहां से चुराना है, ध्यान रखेंगे कि मैथ और रीजनिंग ये सॉलिड चैप्टर है, ये सॉलिड चैप्टर कि बनेगा तो आपका एकदम नंबर सॉलिड मिलेगा, और ना बनेगा तो कितना भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला है। और इस जीके जीएस की मैं बात करूं तो यहाँ तो कंफ्यूजन सदैव बनी रहती है। हालांकि हमें यहाँ भी मेहनत करने की बहुत जरूरत है, लेकिन इसमें एकदम सॉलिड नंबर मिलने वाले हैं, एकदम सॉलिड, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो हमें ध्यान देना है, हर एक चैप्टरों को हर एक तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अगर मैथ की बात करें तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग 55 नंबर के कवर होने वाले हैं। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो ये मैथ और रीजनिंग 55 नंबर के कवर होने वाले हैं, 55 नंबर कवर होने वाले हैं। साइंस में 25 नंबर, जहां से हम 2, 3, 4 नंबर तक न्यूमेरिकल को तो रख ही सकते हैं। न्यूमेरिकल 2, 3, 4 तक तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। और करेंट अफेयर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि करेंट अफेयर की बहुलता इस समय ज्यादा हो गई है, इसलिए हम लोग करेंट अफेयर को 10 तक लेकर चलेंगे और वो भी साल भर पीछे, साल 1.5 साल पीछे को लेकर के चलेंगे, जहां से करेंट अफेयर हम लोग देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 नंबर जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीजों को पढ़ना होगा। तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास बहुत मूल्यवान समय है,
बहुत कीमती समय है, इसका सही सदुपयोग करने का मौका आ गया है। आप जितना पढ़े हैं अच्छी बात है, अब थोड़ा सा आप एनर्जी लगा दीजिए, थोड़ा सा इस ठंड में रजाई में बैठ करके एकदम मन लगा करके पढ़ लीजिए, ताकि यह 53 दिन और 62 दिन आपके लिए सफल साबित हो जाए। ये 53 दिन 62 दिन आप एनटीपीसी के लिए जिनके नंबर लगभग 60 के आसपास हैं तो वो उम्मीद कर सकते हैं। और वैसे भी बता दूं कि भैया जिनका नंबर कम भी है, मान लीजिए जिनका नंबर 50 है, 60 है, 45 है, इन एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूं, पीटी की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मलाइज करेगा तो कितना स्कोर आगे बढ़ेगा किसी को पता नहीं है। सब ओह में लगे हुए हैं, नंबर कितना आगे जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तो मैं कहता हूं कि इन सभी नंबर वाले 50, 60, 45 या 60 से ऊपर वाले लगे रहो भैया, छोड़ो मत। क्या पता किस्मत साथ दिया और 45 वाला का भी बात बन गया तो फिर उस समय आप तैयारी करोगे। अभी से लगे रहो, और अगर ना हुआ, भगवान करे सबका हो जाए, लेकिन अगर ना हुआ तो आपके लिए ग्रुप डी के लिए अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से मेहनत करके काम कर सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि आप 35, 35, 70 नंबर के लिए हम लोग काम करेंगे, और 50 नंबर में 10 नंबर आपका करंट जाएगा, और 40 नंबर के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर और साइंस 25, जिसमें 4-5 नंबर आप न्यूमेरिकल के लिए रखिए। करंट अफेयर 10 के लिए, जो साल 1.5 साल पीछे वाला पढ़िए आप लोग। करंट अफेयर के लिए साल भर या 1.5 साल पीछे वाला कवर करिए, तब जाकर के काम बनने वाला है। और इसके अलावा जो भी है दोनों में लगभग सिमिलरिटी है, दोनों में लगभग सिमिलरिटी है। इनका और इनके तैयारी करने के लिए अलग से कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि इनमें पढ़ना क्या है, अगर मैथ और रीजनिंग की बात करूं कि भैया मैथ और रीजनिंग में पढ़ना क्या है, तो देखिए प्रीवियस कुछ सालों से अगर मैथ रीजनिंग की कैलकुलेशन करो, मैथ का जैसे कैलकुलेशन करता हूं तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। खास करके सिंप्लीफिकेशन से जो कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव टाइप के जो क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहां से हमने देखा औसत से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3, एज से 1 से 2, टाइम एंड वर्क से 3 से 4, पाइप एंड सिस्टम से 1 से 3 क्वेश्चन, ट्रेन से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, बोट से क्वेश्चन मिल रहे हैं, एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा बढ़िया महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं। 2D 3D जिसे मेंसुरेशन कहा जाता है, क्षेत्रमिति कहा जाता है, यहां से ये क्वेश्चन मिल रहा है। ट्रीगो बहुत बढ़िया चैप्टर, यहां से क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। अलजेब्रा से डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें 4 टर्म से क्वेश्चन, 4 टर्म से, एक तो वृत्त में पूछता है, ट्यूबुलेशन है, सारणी है, और इसके बाद में डाटा बनाने के लिए इन 4 टाइप से क्वेश्चन डीआई से आते हैं, जो 4 से 5 क्वेश्चन। और ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी हो गया, हालांकि डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन रीजन क्या है कि एक डाटा, एक तो स्क्रीन है आपके सामने, स्क्रीन पर एग्जाम देना होगा, एक डाटा बनाया और एक डाटा पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 15वां नंबर, अब उसी डाटा पर 17वां, 18वां, 25वां नंबर पर क्वेश्चन देगा, तो 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने के लिए पुनः आपको 17वां पर आना होगा। तो इतना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेने वाला एडीआई हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें भैया, इससे तो लगभग 3-4 एक और एग्जाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन डालने लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज हो गया, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। आप लोग देख लो यहां पर एक बार आप लोग देख लो आप लोग इन चैप्टर को सिलेबस मिला करके आप लोग काम करो, है ना, सिलेबस मिलाओ और काम करो। आप लोग देख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और यहां से मिला करके एक स्ट्रेटजी बनाओ और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, आप जरूर सफलता मिलेगी, जरूर। एकदम इस तरह से नहीं चलना है आपको। एक रास्ता में पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, कितना पढ़ोगे आप, कितना पढ़ोगे, कम समय में कम पढ़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस सटीक चीज पढ़ना है, सही चीज पढ़ना है। तो ये मैथ का टर्म हुआ। अगर मैं बात करूं रीजनिंग का,
कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है। तो देखा जाए भाई, पिछले कुछ सालों में रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां से देखा जाए एनालॉजी टेस्ट, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई आपको। सीरीज से क्वेश्चन जबरदस्त एकदम सीरीज अइबे करता है, यहां से पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से मैथमेटिकल रीजनिंग, प्लस को माइनस, माइनस को गुणा कहा जाए, और ये जब ऑप्शनल दे दिया जाए, यानी अगर ए बी सी डी करके दे दिया जाए और इसमें अगर ऑप्शन से पूछा जाए तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत इसमें पड़ जाता है, इसमें मेहनत थोड़ा और ज्यादा पड़ जा रहा है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। वेन डायग्राम, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेट, मिसिंग नंबर, इसमें एक ग्राफ बना के एक डब्बा में छोड़ देगा, मिसिंग कर देगा। सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ ही रहे हैं और 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कथन, तर्क, पूर्व धारणा, इन सब से क्वेश्चन मिल रहा है 5 से 7 क्वेश्चन तक। हमें इस पर पकड़ बनानी है। नॉन वर्बल से भी सीरीज हो गए, फिगर काउंटिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया। इसके अलावे भी और 2-3 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें इन वीवीआई चैप्टरों को बढ़िया से पढ़ना है। हमारे पास अगर बात करें समय का ख्याल रखा जाए तो हमारे पास समय बहुत कम है। 53 दिन है हमारे पास एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए 62 दिन है। एक दिन समय का हम लोग सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। वैकेंसियां का क्या स्थिति है आप लोग से छिपा नहीं है। तो जो आपके पास है उसी के बारे में सोचो, उसी से काम चलाओ कि आगे मेरे ये है, हम इसी के बारे में जी जान लगा देंगे। अगर ये हम मेहनत करते हैं, सफल हो जाते हैं, उससे आगे और बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए तो बस इतना ही काफी है ना। थोड़ा सा उठा दो बाबू। तो आज हम लोग देखते हैं, मेहनत करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग मैथ। हम लोग यहां से मैथ शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। अब यहां पर देखा जाए हमारा डेली बैच यहां पर चल रहा है, डेली चलेगा क्लास। लाइव के भी कोशिश कर रहे हैं कि लाइव भी क्लास बहुत जल्दी चले, थोड़ा सा व्यवस्था की जरूरत है। तो हम लोग अब डेली यहां से पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, दोनों एक साथ। नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति बोला जाता है। संख्या पद्धति बोला जाता है। थोड़ा समझेंगे हम लोग। संख्या पद्धति के बारे में कहें तो इससे पहले कुछ चीजों को जानेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में कि भाई प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है, तो मैं ये कहूं कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। या एक से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या होल नंबर कहा जाता है। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो भैया गिनती की संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो इससे जो बनेगा वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। सम संख्या की बात करूं, इवन नंबर की बात करूं, भैया वे प्राकृत संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये सभी के सभी सम संख्या कहलाएंगी। अगर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वे प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से भाग दें तो वह पूर्णतः विभाजित हो लेकिन पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये विषम संख्या। अगर मैं कहूं अभाज्य
प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात करूं, वे प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वे प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है, सभी के सभी अभाज्य संख्या है। यहां से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं देखा जाए, यहां से क्वेश्चन कह देगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर 2 होगा। कह देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब पर भी आपका आंसर 2 होगा। अगर कह दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब आंसर आपका 3 होगा, तब आंसर आपका 3 होगा। अगला मैं कहूं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अगर भाज्य संख्या की बात करें तो वे प्राकृत संख्या है जिसका 1 से ज्यादा गुणनखंड हो, सॉरी बल्कि 2 से ज्यादा गुणनखंड। अगर 2 गुणनखंड हो तो वह अभाज्य संख्या, अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी के सभी भाज्य संख्या है, ये सभी के सभी भाज्य संख्या हैं। अगर बात करें कि भैया भाज्य संख्या, तो वे प्राकृत संख्याएं जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, सभी के सभी भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये सभी के सभी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वह 4 होगा। आगे बढ़े, अगला टर्म में चले, देखा जाए आगे की बात करें, देखा जाए पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या की मैं बात करूं, भाई सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जितने भी धनात्मक संख्या है और शून्य, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? भाई परिमेय संख्या वे प्राकृत संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखें उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। किसके रूप में भैया? तो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मैं कहता हूं कि 7/9, हाँ भाई ये परिमेय संख्या है, आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। -4/2, हाँ भाई इसे लिख सकते हैं। 5, 10, ये सभी के सभी, 22/7, ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। अगर मैं कहूं अपरिमेय के बारे में, अपरिमेय के बारे में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो वे संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिसे आप P/Q के रूप में न लिख सकें या जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकालना संभव न हो। जैसे मैं कहूं पाई, पाई की बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। रीजन क्या है अपरिमेय होने का? पाई को आखिर अपरिमेय होने का रीजन क्या है? देखिए पाई के 2 मान होते हैं, एक मान होता है 22/7 और एक मान होता है 3.1428557, 1428557, 1428557, ये डॉट अनंत तक है। तो यहां पर अगर 22/7 कह दिया तो क्लियर हो गया भाई, ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में। और जब P/Q के रूप में होगा तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं कि भैया क्या ये अपरिमेय संख्या है,
तो आप इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और अगर आपने लिखा भी तो आप इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर पाई लिखने से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि इसका मान 22/7 होगा कि ये होगा, इसलिए विद्वानों ने इसे अपरिमेय की श्रेणी में रखा है।